इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस का थर्ड चैप्टर जेंडर रिलीजन एंड कास्ट। ये चैप्टर है चैप्टर नंबर थर्ड। तो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे। जो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर है उसके कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं वो इस थर्ड चैप्टर में भी यूज़ होंगे, तो मैं आपको पहले रिकमेंड कर दूं कि आप पहले फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर देखें फिर ही यहाँ पर आएँ। चलो, तो मैं इसका पहले एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है। कुछ पोर्शंस में आपको सिर्फ और सिर्फ दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। आपको सिर्फ और सिर्फ जेंडर वाले हिस्से में विमेन पे फोकस करना रहेगा। रिलीजन में आपको मेनली रिलीजन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रहेगा एंड देन कम्युनलिज्म पे पहुंच जाएंगे। कम्युनलिज्म क्या होता है? जब रिलीजन पॉलिटिक्स में एंटर करता है तो वो कम्युनलिज्म कहलाता है। तो और हाँ बिल्कुल, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो ऑफकोर्स हमको रिलीजन जैसे पॉलिटिक्स में काम करता है वो भी देखना पड़ेगा। कास्ट वाले सेक्शन में हमको कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन एंड जब कास्ट पॉलिटिक्स में उतरती है तो उसके क्या क्या किस तरह से वो यूज़ करी जा सकती है। वॉट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर मैंने बता दिया। आगे बढ़ो। जेंडर एंड पॉलिटिक्स, बिल्कुल पहले जेंडर है, जेंडर को अच्छे से स्टडी करो। पॉलिटिक्स में किस तरह से जेंडर यूज होता है। जेंडर डिवीजन, बिल्कुल जेंडर डिवीजन क्या होता है? जेंडर के बेसिस पे आप अगर आपकी ऑक्यूपेशन को डिवाइड कर दें, दैट इज कॉल्ड जेंडर डिवीजन। अ फॉर्म ऑफ हायरार्कियल सोशल डिवीजन सीन एवरीवेयर बट इज रियरली रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। द जेंडर डिवीजन टेंड्स टू बी अंडरस्टूड एज द natural and unchangeable. However, it is not based on biology but on social expectations and stereotypes. जेंडर डिविजन्स के बारे में यहाँ पर बताया गया। ये हायरार्कियल होता है, हायरार्कियल सोशल डिवीजन होता है। मेनली ये होता है मेल एंड फीमेल के बीच, मेल एंड फीमेल ये होता है जेंडर डिवीजन। पहले तो एक जेंडर होता ही है एंड उस पर जेंडर पे हमने सोसाइटी में उसको दो तरीके से डिवाइड कर रखा है, जो है हमारा मेल एंड फीमेल। इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी, दिमाग से ही दिमाग यूज़ करके आप पता चल ही क्या होगा। पब्लिक एंड प्राइवेट डिसीजन, बॉयज़ एंड गर्ल्स आर ब्रॉट अप टू बिलीव दैट द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ विमेन इज हाउस वर्क एंड अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड. This is reflected in a sexual division of labor. बिल्कुल, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर से बहुत बार क्वेश्चन उठ के आया है, इससे यही क्वेश्चन आएगा कि सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर क्या है। उसमें आप विमेन जो है ना उसको आप हाउसवर्क करने के लिए समझते हो एंड जो मैन होता है ना आप उसको मेनली अर्निंग पर्पसेस के लिए यूज़ करते हो। दैट्स हाउ सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर होता है, ठीक है। औरतें घर का काम करेगी, आदमी बाहर से कमा कर आएगा। दैट्स हाउ सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर वर्क्स। मोस्ट फैमिलीज में देखा जाता है कि वीमेन डू ऑल द वर्क इनसाइड द होम सच एज कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, टेलरिंग, लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन एक्सेट्रा, एंड men do the work outside at home. It is not that men cannot do housework, they simply think that it is for women to attend to these things. बिल्कुल, आदमी भी ये काम कर सकते हैं बट दे थिंक दैट ये औरतों का काम है, सो ये औरतें ही करेगी तो ज़्यादा ठीक रहेगा। बिल्कुल, सेक्सुअल डिवीजन की 1 मार्क के लिए डिफाइन आ सकती है, तो आप उसमें क्या लिखोगे? अ सिस्टम इन विच ऑल द वर्क इनसाइड द होम इज ईदर डन बाय द वुमेन ऑफ द फैमिली या फिर ऑर्गेनाइज बाय थ्रू द डोमेस्टिक हेल्पर। बिल्कुल, किसी किसी के घर में अगर काम वाली बाई भी आ सकती है। काम वाली बाई भी, अब देखो हमारे घर में जो मैन होते हैं वो काम वाली बाई को नहीं बताते कि चलो आज ये साफ करना, आज ये खाना बनाना है। विमेन जो है वो ही काम वाली बाई को आदेश करती है, इंस्ट्रक्ट करती है, फिर उसकी हेल्प लेके बाकी काम करती है, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग पिक्चर्स में बताया गया है विमेन को हाउसवर्क करते हुए दिखाया गया है। वर्क विमेन डू आउटसाइड देयर होम्स, बिल्कुल जो वर्क है ना जो विमेन अपने घर से बाहर कर सकती हैं। इन विलेजेस विमेन फ्लेच वाटर, कलेक्ट फ्यूल एंड वर्क इन द फील्ड्स। बिल्कुल, गाँव में हमने देखा गया कि विमेन क्या करती हैं? पानी लाती हैं, फ्यूल कलेक्ट करती है और फील्ड यानी कि एग्रीकल्चर, मतलब क्या बोलते हैं एग्रीकल्चर फील्ड को, वही हिंदी खेत में काम करती है। अर्बन एरियाज में हमने देखा है पुअर वुमेन जो होती है वो बाई का काम कर लेती है, डोमेस्टिक हेल्पर का। मिडिल क्लास होम्स में देखा है वाइल मिडिल क्लास वुमेन वर्क इन ऑफिसेस, मिडिल क्लासेस में ऑफिसेस में काम करती हैं। इन फैक्ट द मेजॉरिटी ऑफ वुमेन डू सम सॉर्ट ऑफ पेड वर्क इन एडिशन ऑफ डोमेस्टिक लेबर। तो बिल्कुल मेजॉरिटी ऑफ वुमेन जो है ना कुछ काम करती हैं।
बट देयर वर्क इज़ नॉट वैल्यूड एंड डज नॉट गेट रिकॉग्नाइज्ड। बट भले जो भी मेजॉरिटी ऑफ वीमेन काम करती हैं उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, उसकी वैल्यू भी नहीं की जाती जो वो काम करती हैं। मैन सिंपली बिलीव दैट द हाउस वर्क शुड बी परफॉर्म बाय वीमेन ओनली। मैन लोगों को लगता है कि हाउस का काम जो है वो वीमेन ही करेगी। मैन आर रेडी टू टेक अप द हाउस होल्ड वर्क ओनली व्हेन दे आर पेड फॉर इट। बिल्कुल, मैन तभी काम करते हैं जब उसको उनका पैसे मिलने वाले होंगे। आपने देखा होगा कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स होते हैं, उसमें जो हेड शेफ़ होते हैं वो मैन होते हैं। जो टेलरिंग बिजनेस में, फैशन इंडस्ट्रीज़ में जो मैन होते हैं वो बहुत हायर पोस्ट पे रहते हैं। मतलब मैन जो है ना वो भी हाउस वर्क करेंगे, बट जब उनको पेमेंट मिलने वाली है। मेजॉरिटी ऑफ होटल टेलर्स एंड कुक्स आर मैन, जैसे मैंने बोला। रिजल्ट ऑफ दिस डिविजन ऑफ लेबर। अब ये जो हमने देखा कि मैन जो है बाहर का काम करेगा, विमेन घर का काम करेगी, इसका क्या रिजल्ट आएगा? ऑफ कोर्स बैड रिजल्ट आने वाला है। ऑल दो विमेन कॉन्स्टिट्यूट हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी, दियर रोल इन पब्लिक लाइफ स्पेशली पॉलिटिक्स इज मिनिमल इन मोस्ट सोसाइटीज। बिल्कुल, उनका जो काम है ना वो बहुत कम तरीके से रिकॉग्नाइज किया जाता है मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज में। अर्लियर ओनली मेन वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक अफेयर्स, वोट एंड कंटेस्ट फॉर पब्लिक ऑफिसेस। बिल्कुल, हमको पता है कि पहले वोटिंग का अधिकार सिर्फ मेन लोगों को दिया जाता था, विमेन को बिल्कुल अधिकार नहीं मिले थे। विमेन को यूनिवर्सल सफरेज, मतलब कि सभी मैन एंड विमेन जो 18 ईयर से ऊपर है उनको वोटिंग करने का अधिकार बहुत बाद में मिला है। थर्ड पॉइंट देखो, ग्रेजुअली द जेंडर इशू वॉज रेज्ड इन पॉलिटिक्स। बिल्कुल, फिर ये जेंडर इशू को पॉलिटिक्स में लाया गया। विमेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइज्ड इन एजिएटेड फॉर इक्वल राइट्स। बिल्कुल, जो विमेन थी ना अलग अलग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से अपनी राइट्स के लिए खड़ी उठी, अपनी राइट्स के लिए आवाज़ उठाई उन्होंने। फेमिनिस्ट मूवमेंट्स, वो जो उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, दैट इज़ कॉल्ड फेमिनिस्ट मूवमेंट्स। अगर जो इन लोग हैं, ऐसे लोग जो मैन एंड वीमेन की इक्वालिटी पे बिलीव करते हैं, वो चाहते हैं कि मैन और वीमेन इक्वल रहें, तो उन लोगों को हम फेमिनिस्ट बोला जाता है। एंड वो लोग जो मूवमेंट्स चलाते हैं वो ऑफकोर्स फेमिनिस्ट मूवमेंट बन जाते हैं। देयर आर एजिटेशंस इन डिफरेंट कंट्रीज फॉर द एक्सटेंशन ऑफ वोटिंग राइट्स और टू वीमेन। बिल्कुल, बहुत सारी कंट्रीज़ में अभी भी ये चल रहा है कि हमको वुमेन को वोटिंग राइट्स देनी चाहिए कि नहीं। दीज एजिटेशंस डिमांडेड enhancing the political and legal status of women and improving their educational and career opportunities. More radical women's movements are aimed at equality in personal and family life as well. बिल्कुल, आपको बाहर इक्वालिटी तो मिलनी चाहिए, फैमिली में भी आपको इक्वालिटी मिले। ये सारे काम जो है ना वो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स कहलाते हैं। आई थिंक सो ये कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है। अब ये देखो, हमारा जो फेमिनिस्ट लोग होते हैं वो हमने देखा जो मेन एंड वीमेन को इक्वल मानते हैं, बट जो मिस एंड्रेस्ट लोग होते हैं वो सोचते हैं कि विमेन जो है वो मैन से ज़्यादा विमेन जो है वो मैन से ज़्यादा पावरफुल कह सकते हैं, या फिर हाँ इनके पास ज़्यादा पावर होती है। इन जो मिसोगाइनिस्ट लोग होते हैं ना वो सोचते हैं कि जो मेल लोग हैं ना वो फीमेल से ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं। फेमिनिस्ट की डिफाइन अ ह्यूमन बीइंग हु बिलीव्स इन इक्वल राइट ऑफ वुमेन एंड मेन। The political expression of gender division and political mobilization helped to improve women's role in public life. We now find women working as scientists, doctors, engineers, lawyers, managers, and college and university teachers, which were earlier not recognized suitable for women. But धीरे धीरे मोबिलाइजेशन आया कि देखो पहले जब लोग विमेन को हाउस वर्क में देखते थे, अब धीरे धीरे वो अलग अलग ऑक्यूपेशंस को ज्वाइन कर रही हैं। ये मोबिलाइजेशन आया और हमने देखा है इतने सारे अलग अलग तरीके के ऑक्यूपेशन लिखे जो आजकल विमेन ज्वाइन कर रही हैं। पेट्रियार्की देखो, literally ruled by father, the concept is used to refer to a system that values men more and gives them more power over women. बिल्कुल, पेट्रियार्की एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर रूल ऑफ मैन देखा जाता है एंड विमेन से ज़्यादा मैन को पावर देखी जाती है। जैसे कि हमारा जो मिसोगाइनिस्ट हमने देखा था पीछे, जिसमें मैन को ज़्यादा समझा जाता है, वही पेट्रियार्कियल सोसाइटी होती है जिसमें आपको दिख रहा है मैन को विमेन से ऊपर ट्रीट किया जा रहा है। अब आगे देखेंगे, Scandinavian countries such as Sweden, Norway and Finland, the participation of women in public life is very high. बिल्कुल, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है ना वहाँ पर है ना अभी जो अच्छी कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज है जैसे कि स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, यहाँ पर जो है ना विमेन का पार्टिसिपेशन इन पब्लिक लाइफ यानी कि बाहर की जॉब में, ऑफिस में जाना, जॉब ज्वाइन करना उनका, वो उनको पब्लिक लाइफ के पार्टिसिपेशन कहा जाता है, वो बहुत हाई होता है। बट हमारी कंट्री में विमेन स्टिल लैग मच बिहाइंड मैन डिस्पाइट सम इम्प्रूवमेंट सिंस इंडिपेंडेंस के बाद इम्प्रूवमेंट तो देखा गया है, बट बहुत सारे
केसेस में अभी भी जो विमेन है ना वो पीछे ही चल रही है। आर्स इट्स स्टिल मेल डोमिनेटेड, बिल्कुल हमारा जो अभी भी कंट्री वो मेल डोमिनेटेड है, इसलिए इसको पेट्रियार्कल सोसाइटी कहा जाता है। हमने अभी हाल ही देखा पेट्रियार्की में मैन ऊपर होता है, और हमारी सोसाइटी भी है जो मेल डोमिनेटेड, इसके कारण ये पेट्रियार्कल सोसाइटी है हमारी। डिसएडवांटेजेस, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन फोर्स्ड बाय विमेन, बिल्कुल जो यहाँ से 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, क्या क्या आप विमेन जो है वो फेस करती है डिस्क्रिमिनेशन के तौर पर। एजुकेशन, बिल्कुल विमेन को एजुकेशन नहीं मिल पाती। 54 है ना, हाँ 54% जो विमेन है ना सिर्फ वही लिटरेट है, 76% ऑफ मैन है ना वही लिटरेट हैं। सिमिलरली अ स्मॉलर पोर्शन ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स गो फॉर हायर स्टडीज, बिल्कुल उनको बेसिक प्राइमरी एजुकेशन तो मिल जाती है, बट हायर स्टडीज में विमेन को एजुकेशन नहीं दी जाती, उनकी शादी करा दी जाती है। When we look at school results, girl perform as well as boys, it's not better in some places, बिल्कुल हम अगर देखा जाए ना तो विमेन जो है ना वो भी बिल्कुल विमेन चाइल्ड जो है ना वो भी मेल चाइल्ड की तरह ही परफॉर्म करती है, बट फिर भी उनको एजुकेशन नहीं मिल पाती, बट दे ड्रॉप आउट बिकॉज पेरेंट्स रिफर टू स्पेंड देयर रिसोर्सेज फॉर देयर बॉयज एजुकेशन रेदर देन स्पेंडिंग इक्वली ऑन देयर सन्स एंड डॉटर्स। बिल्कुल जो हमारे जो रूरल एरियाज में ज़्यादा देखा जाता है, अभी अर्बनाइजेशन आ रहा है तो अर्बन एरियाज में थिंकिंग बदल रही है, बट अभी भी यही देखा जाता है कि जो पेरेंट्स होते हैं ना वो औरतों की शिक्षा पे इतना ज़्यादा खर्च नहीं करते हैं। दे थिंक दैट अगर हम आदमी पे मतलब बच्चे लड़के पे खर्च करेंगे तो वो बड़ा होकर कमाएगा, विमेन तो क्या उसकी शादी हो जाएगी, बट दैट्स द ओल्ड ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग। आई थिंक सो अब बदल रही है बहुत जगह। विमेन्स वर्क अंडर वैल्यूड, बिल्कुल अगर एक मैन एंड विमेन जो सेम जॉब सेम काम कर रहे हैं ना तो भी मैन को ज़्यादा सैलरी मिलती है एज कम्पेयर टू विमेन। ये बहुत जगह देखा गया है एंड अभी भी चलता है हमारी कंट्री में, तो वही ये बात कह रहे हैं। नो वंडर द प्रपोर्शन ऑफ विमेन अमंग द हाईली पेड एंड वैल्यूड जॉब इज़ वेरी स्मॉल। अगर जो हाईली पेमेंट वाली जॉब्स होती ना वहाँ पर आप विमेन देखने जाओगे ना तो वो बहुत ज़्यादा ही कम होती है। और एन एवरेज एन इंडियन वुमेन वर्क्स 1 hour मोर देन एन एवरेज मैन एवरी डे। बिल्कुल जो औरत होती है ना वो 1 घंटा ज़्यादा काम करती है एज़ कम्पेयर टू मैन। हमारी जो हाउस वाइफ्स होते हैं ना वो तो बिल्कुल 24/7 काम करते रहते हैं। येट मच ऑफ आवर वर्क इज़ नॉट पेड, बिल्कुल जो हाउस वाइफ्स होते हैं जो घर का काम करते हैं क्या उनका वर्क की पेमेंट उनको मिलती है क्या? ऑफकोर्स नॉट। लो वेजेस जैसे मैंने बता दिया, वैसे तो इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट आ गया था 1976 में। ये एक्ट बोलता है कि आपको इक्वल पेमेंट देनी है अगर एक इंसान सेम काम कर रहा है। देखो यहाँ पे विमेन को ये भले सेम जॉब होगी बट विमेन को कम सैलरी मिल रही है, मेन को ज़्यादा सैलरी मिल रही है, यही इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट बोलता है। However, in almost all areas of work from sports, cinema, factories and fields, women are paid less than men. Even when both do exactly the same work, जो इतनी देर से मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ लिखा हुआ था। फीमेल फिटिसाइड का मतलब है हम सभी जानते हैं कि जब औरत पैदा ही नहीं उसे गर्भ में ही मार दिया जाए तो वह फीमेल फिटिसाइड कहलाता है। हाँ, in many parts of India, parent refers to have son and find ways to have the girl child aborted when before she is born। बहुत सारे तरीके से वो चाहते हैं कि उनके यहाँ बेटा पैदा हो एंड अगर गर्ल हो रही हो तो उसको अबॉर्शन करा दिया जाता है। Such sex selective abortion led to a decline in child sex ratio। बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप औरतों को उनके गर्भ में ही मार देंगे दैट इज़ वाई हमारा जो चाइल्ड सेक्स रेशियो होता है ना या फिर फीमेल सेक्स रेशियो बोल सकते हैं ये डिक्लाइन होता है। देखो जैसे कि अगर 1000 लड़के पैदा हो रहे हैं तो 1000 लड़के हैं तो 1000 बच्चे में से, और लड़कियां कितनी पैदा होगी, एक सेकेंड मैंने शायद कुछ अलग समझा दिया, हाँ सॉरी अगर 1000 लड़के पैदा हो रहे हैं और 1000 बच्चों में से फीमेल कितनी पैदा होंगी तो ये फीमेल फिटिसाइड कहलाता है। ये देखो जैसे कि अगर 951 एंड अबव फीमेल पैदा हो रही है इन इलाकों में 1000 में से, मैप शो चाइल्ड सेक्स रेशियो हैड फॉलन बिटवीन बिलो 850 और इवन 800। सोचो 1000 फीमेल अगर बॉर्न होने वाली होंगी तो उसमें से सिर्फ 800 ही बॉर्न हो पा रहे हैं। फीमेल सेक्स रेशियो इंपॉर्टेंट होता है, चाइल्ड सेक्स रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नंबर ऑफ गर्ल चिल्ड्रन पर 1000 बॉयज़, मैंने बता दिया अगर 1000 बच्चे हैं तो उसमें गर्ल्स कितनी हैं इन द कंट्री टू मियरली 919। अगर पूरा एवरेज निकाले कंट्री का तो 919 आ रहा है। ये मैप है, इसमें बताया हुआ है कि अलग अलग एरियाज में अलग अलग सेक्स रेशो क्या है। हम हमारे एमपी की बात करते तो एमपी में है 901 से 925 1000 लड़कों के करीबन। देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ हरासमेंट एक्सप्लॉयटेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वेमेन। आप सभी को पता है विमेन के अगेंस्ट
या फिर विमेन के ऊपर बहुत सारी हरासमेंट देखी जाती है, एक्सप्लॉइटेशन देखी जाती है। अर्बन एरियाज हैव बिकम पर्टिकुलरली अनसेफ फॉर विमेन, बिल्कुल विमेन के लिए अर्बन एरियाज बहुत अनसेफ है। they are not safe even within their own home from beating, harassment and other forms of domestic violence। आप सभी को पता है, इसको एक्सप्लेन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हम सभी ने या तो अपनी आंखों से भी देखा होगा कि किस तरह से विमेन की हरासमेंट हो रही है। अब आप देखो विमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, अब बिल्कुल ही सिनेरियो चेंज हो गया। अभी तक हमने सिर्फ यही देखा विमेन ऐसी है, विमेन के साथ ये किया जाता है, विमेन को दबाया जाता है। अब हमको देखना है कि विमेन का पॉलिटिक्स में क्या रोल हो गया। इश्यूज रिलेटेड टू वीमेन आर नॉट गिवन एजुकेट अटेंशन, बिल्कुल जो विमेन के रिलेटेड इश्यूज होते हैं ना उनको इक्वल अटेंशन नहीं देखा जाता। ये आप देख रहे होगे, ये साइन कब से देखा जा रहा है इस पीपीटी में, ये कहना चाहता है देखो हमारे जो मेल एंड फीमेल जेंडर है ना उनको एक पर्टिकुलर साइन दे दिया गया है। विमेन को साइन दिया गया ये वाला, एक सर्कल बना के उसके नीचे बना दो प्लस, एंड मैन को साइन दिया गया ये वाला, ये है फॉर विमेन। एक सेकेंड मेरी राइटिंग को क्या हो गया, हाँ ये है फॉर विमेन एंड ये है फॉर मैन, ठीक है ये वाला साइन, एक सर्कल एन एरो फॉर मैन एंड सर्कल एंड प्लस फॉर विमेन। अब आते हैं, दिस हैज लेड टू मेनी फेमिनिस्ट एंड वीमेन्स मूवमेंट्स, बिल्कुल अगर विमेन के इश्यूज पे आप अगर क्या बोलते हैं अटेंशन नहीं दोगे तो बहुत सारे फेमिनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो जाएंगे। कंक्लूजन दैट अनलेस विमेन कंट्रोल पावर देयर प्रॉब्लम विल नॉट गेट एजुकेटेड अटेंशन। वन वे टू अंश्योर दिस हैज टू मोर विमेन एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। अगर विमेन को ही आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बना दोगे तो एक औरत ही औरत की परेशानी को समझ पाएगी। अगर आप हमारा लीडर ही एक औरत होगी तो जो औरतें होगी ना वो औरत, आप समझ रहे होगे, हाँ अगर हमारा जो लीडर है अगर वो एक फीमेल होगी, हमारी जो लीडर है वो अगर एक फीमेल होगी तो बाकी फीमेल जो भी होंगे ना वो बाकी फीमेल लोगों की प्रॉब्लम्स को सुन पाएगी, तो ये प्रॉब्लम्स का सल्यूशन लाया जा सकेगा। प्रपोर्शन ऑफ विमेन इन लेजिस्लेचर, बिल्कुल बहुत ज़्यादा लेजिस्लेचर में विमेन का पार्टिसिपेशन कम है। इन इंडिया द परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड विमेन मेंबर्स इन लोकसभा इज 14.36% ऑफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ इन 2019। द शेयर इन द स्टेट असेंबलीज इज लेस देन 5। अब सोचो लोकसभा में है सिर्फ 14.36 एंड अगर स्टेट असेंबलीज जो होती है ना वहाँ पे 5% से भी कम है। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। लाइन बाय लाइन मैं आपको बता रहा हूँ कई क्वेश्चन कहाँ बनने वाला है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये बताया गया है कि कितना हमारे इंडिया में पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन है विमेन का, तो हमारे इंडिया में दिख रहा है आई थिंक सो 11.5 है ना, 11.85 समथिंग कुछ है ना। अगर आप नॉर्डिक कंट्रीज यानी कि अच्छी डेवलप्ड कंट्रीज में देखोगे तो वहाँ 42.3, बढ़िया लगभग 50% तक जा चुका है। पूरे वर्ल्ड का एवरेज लिया जाए तो 24% दिया लिखा है। इंडिया है बहुत बॉटम में आ रहा है। सोचो हमारे जो एशियन कंट्रीज है, अरब कंट्रीज है, उनके भी नीचे आता है हमारा इंडिया। इट इज़ बिहाइंड द एवरेज ऑफ सेवरल डेवलपिंग अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से भी नीचे है हमारा कंट्री। यहाँ पर अलग अलग जगह कितनी विमेन पार्टिसिपेशन है ना वो यहाँ पर लिखी गई है। आप चाहो तो बाद में पीपीटी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना। इन द गवर्नमेंट कैबिनेट्स आर लार्जली ऑल मेल एंड इवन व्हेन मेल डोमिनेटेड होगा आई थिंक सो, इवन व्हेन अ वुमन बिकम्स द सीएम ऑफ और द प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल अगर आप देखोगे ना कि बिल्कुल हमारी जो कंट्री है ना वो मेल डोमिनेटेड है, अगर हमारी विमेन कोई सीएम बन जाए या फिर प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना बन जाए, हमारा जो पूरा पॉलिटिक्स होगा ना वो मेल डोमिनेटेड ही रहता है। आज तक भारत के इतिहास में सिर्फ एक ही फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है जो कि हमारी इंदिरा गांधी, उसके पहले या फिर उनके बाद आज तक तो कोई नहीं बना। फेयर प्रपोर्शन ऑफ विमेन इन इलेक्टेड बॉडीज़, बिल्कुल हमारी जो बॉडीज़ इलेक्टेड बॉडीज़ होती है ना, आप हमको पहले ही विमेन को रिजर्वेशन दे देनी चाहिए ताकि हमारा जो 11.8 आपने देखा सिर्फ और सिर्फ पूरे इंडियन पॉलिटिक्स में 11.8% विमेन के पास जगह है। वन वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज टू मेक इट लीगली बाइंडिंग और टू हैव अ फेयर प्रपोर्शन ऑफ विमेन इन द इलेक्टेड बॉडीज। बिल्कुल अगर आप सीट रिजर्व कर देंगे, जैसे आपने देखा आप स्टेशन जाते हो ट्रेन, वहाँ पे आपकी सीट रिजर्व होती है तो वहाँ पर कोई नहीं बैठ सकता, और बैठता है तो आप उसको उठा देते हो, बोल देते कि ये मेरी सीट है यहाँ तुम नहीं बैठ सकते। सेम अगर हम बोलते जाए कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव में हमने 25% सीट रिजर्व कर दी विमेन के लिए, मतलब ये सीट विमेन की है, इस पर कोई मैन नहीं बैठ सकता। दिस इज व्हाट द पंचायती राज हैज डन। बिल्कुल पंचायती राज में हमने अभी हाल ही लास्ट चैप्टर फेडरलिज्म में पढ़ा, कोर्स अगर आपने नहीं देखी हो तो देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट एंड मजेदार चैप्टर है। अपने पंचायती राज में अभी हाल ही पढ़ कर आए हैं कि 1/3 ऑफ सीट्स जो है ना वो विमेन के पास वो है, क्या बोलते हैं, रिजर्व्ड है। बट हमारी यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में ऐसा कुछ नहीं है।
नाउ देर आर मोर देन 10 लाख इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स इन रूरल एंड अर्बन एरिया। सिर्फ और सिर्फ 10 लाख ही है हमारी विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स। Women's organizations and activists have been demanding a similar reservation of at least एक तिहाई ऑफ सीट्स इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज फॉर वुमेन। बिल्कुल, हमने लोकसभा में कितना 14 लगभग सब % देखा था, एंड स्टेट असेंबलीज में तो 5% से भी कम देखा था। तो सेम टू सेम 1/3 रिजर्वेशन मांग रहे हैं ये लोग भी। बिल विद दिस प्रपोजल हैज बीन पेंडिंग बिफोर द पार्लियामेंट फॉर मोर देन अ डिकेड। बताओ, डिकेड यानी कि 10 ईयर्स का समय। आई थिंक सो डिकेड यानी 10 ही होता था ना। वेट अ सेकेंड, डिकेड, आई थिंक आई हैव टू गूगल इट, वेट अ सेकेंड। बिल्कुल मैंने सही पढ़ाया, द डेकेड यानी कि 10 साल ही होता है, 10 ईयर्स। एंड आगे देखेंगे, बट देर इज नो कॉन्सिक्वेंसेज। बताओ, 10 साल से बोल रहे हैं कि लोकसभा एंड हमारा स्टेट असेंबलीज में विमेन को 1/3 हिस्सा दे दो, बट हमारी गवर्नमेंट है कि 10 साल लगा दी, अभी तक कोई रिजल्ट ही नहीं ला रही है। द बिल हैज़ नॉट बीन पास, आगे बढ़ा ही नहीं जा रहे हैं बिल को। Gender division is an example that some form of social division needs to be expressed in politics। बिल्कुल, जो जेंडर डिवीजन है ना, ये आपको पॉलिटिक्स में लेकर आना ही पड़ेगा इस इश्यू को। दिस ऑल्सो शोज दैट disadvantaged groups do benefit when social divisions become a political issue। ये काम का नहीं था। आगे आओ, ये कार्टून दिखा रहा है कि देखो, ये एक औरत है ना, ये अपना बिल लेकर आई हैं कि हमको सीट रिजर्व कर दो। ऊपर से लोग कह रहे हैं डोंट वरी वी विल फाइंड अ वे फॉर यू। बिल्कुल, ऊपर से लोग उनको झूठी वो कर रहे हैं, बट वो अगर आप देखेंगे सारे के सारे दरवाजों पे कौन खड़े हुए हैं? आदमी खड़े हुए हैं। विमेन को अंदर जाने ही नहीं दिया जा रहा कि वो अपना इशू लेकर आए, और ऊपर से उनको बस खोखली बातें दी जा रही कि हाँ हम आपके लिए कोई इशू, आपके लिए कोई रास्ता लेकर आएंगे। रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। समझ लो, रिलीजन यानी कि आपका रिलीजन कुछ भी हो सकता है, हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एंड जैनिज्म भी है, सिख है, बहुत सारे। कम्युनलिज्म होता है जब पॉलिटिक्स के अंदर रिलीजन आ जाता है। अब उसी के बाद जब पॉलिटिक्स के अंदर रिलीजन आ जाता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं वो आपको अभी आगे पता चल जाएगा। डिवीजन बेस्ड ऑन रिलीजन डिफरेंसेस। दिस डिवीजन इज नॉट एन यूनिवर्सल एज जेंडर। देखो, जेंडर तो वो यूनिवर्सल है, मेल एंड फीमेल 2 ही जेंडर होते हैं इस दुनिया में, बट रिलीजियस डाइवर्सिटी इज फेयरली वाइड स्प्रेड इन द वर्ल्ड टुडे। बट जो रिलीजन है ना, वो बिल्कुल हमारे वर्ल्ड में फैला हुआ है। Many countries including India have in their population followers of different religions। बिल्कुल, एक कंट्री में ऑफ कोर्स ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक ही रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग और डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजन फॉलो करने के लोग मिलते हैं आपको। As we noticed in the case of Northern Ireland, even when the most of the people belong to the same religion, there can be serious differences about the way people practice that religion। बिल्कुल, आयरलैंड, जो नॉर्दर्न आयरलैंड है ना, वहाँ पर एक ही टाइप के लोग रहते हैं, मतलब एक ही रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं, बट सबका रिलीजन फॉलो करने का तरीका जो है ना वो अलग अलग है। बिल्कुल, अगर रिलीजन एक हो, अगर हिंदुइज्म हो, सभी अलग अलग तरीके से फॉलो करते हैं। Unlike gender differences, the religious differences are often expressed in the field of politics। बिल्कुल, हाँ, let us consider a few instances that shows that shows the relationship between religion and politics। अब आपको religion and politics के relationship को देखना पड़ेगा। गांधी जी, आई थिंक सो गांधी यहाँ पर डायरेक्टली लिखा है, गांधी यूज्ड टू से religion can never be separated from politics। बिल्कुल, धर्म का प्रयोग करके पॉलिटिक्स के अंदर जो वोट्स अभी भी कमाए जाते हैं, धर्म का प्रयोग करके पॉलिटिक्स के अंदर ना हमारे वोट्स को बटोरा जाता है, एंड ये कभी भी अलग नहीं होगा, ऐसा हमारे गांधी जी कह के गए हैं। what he meant by religion was not any particular religion like Hinduism or Islam, but moral values that inform all religions। He believed that politics must be guided by ethics drawn from religion। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़, ऑफकोर्स जो रिलीजन माइनॉरिटीज़ में है ना, उनकी तो प्रोटेक्शन आपको करनी ही पड़ेगी। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स इन आवर कंट्री हैव आर्ग्यूड दैट मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स ऑफ कम्युनल रायट्स इन आवर कंट्री आर people from religious minorities। They have demanded that the government take special steps to protect us religious minorities।
कहा जा रहा है कि आपको देखो, ऑफ कोर्स अगर कोई इंसान माइनॉरिटी में है तो उसको दबाया जाएगा, और उसको दबाया जाएगा तो उसको कौन बचाएगा? हमारे गवर्नमेंट बचाएगी। तो गवर्नमेंट से बहुत लोग मांग कर रहे हैं कि ये जो लोग हैं जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ में रहते हैं उनको बचाया जाए और उनके लिए कोई पर्टिकुलर लॉज लेकर आए। तभी उसी के कारण इक्विटेबल लॉज लेकर आया गया है। इक्विटेबल लॉज यानी कि अब सभी जो हैं वो इक्वल हो गए, जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड्स इन इंडियन लॉ। जो मैन है, विमेन है, एवरी रिलीजन है, सब के सब इक्वल आ गए हैं। विमेन्स मूवमेंट हैज आर्ग्यूड दैट फैमिली लॉज ऑफ ऑल रिलीजन्स डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट विमेन। वो कहने जा रहे हैं कि जो फैमिली लॉज होते हैं, फैमिली लॉज क्या होते हैं आगे डिफाइन लिखिए। फैमिली लॉज, दोज लॉज दैट डील विद फैमिली रिलेटेड मैटर्स सच एज मैरिज, डाइवोर्स, adoption, inheritance in our country, different family laws applied followers to different religions। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये जो फैमिली लॉज होते हैं ना, ये जो है ना विमेन को कम पावर देते हैं, मेन को ज़्यादा पावर देते हैं, ये ऐसा कह रही हैं विमेन। सो दे हैव डिमांडेड दैट गवर्नमेंट शुड चेंज दीज लॉज। तो विमेन बोल रही है कि फैमिली लॉज में भी आपको विमेन जो है ना उसको कम पावर दी गई है, मेन को ज़्यादा पावर दी गई है या फिर ज़्यादा हक दिया गया है, हक। दैट इज़ वाई जो है ना विमेन वो अभी भी गवर्नमेंट को कह रही है कि फैमिली लॉज भी बदलने चाहिए। आगे देखेंगे, ऑल द इंस्टेंसेस इन्वॉल्व्स रिलेशनशिप बिटवीन द जेंडर एंड पॉलिटिक्स, सॉरी रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, बट दे डू नॉट सीम टू बी वेरी रॉन्ग और डेंजरस। आइडियाज, आइडियल्स एंड वैल्यूज ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स कैन एंड परहैप्स शुड प्ले अ रोल इन पॉलिटिक्स। बिल्कुल, जो आइडियाज़ होते हैं, आइडियल्स होते हैं ना डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजन्स के, वो कभी ना कभी शायद तक यूज़ में लाने चाहिए पॉलिटिक्स में, ताकि लोग जो है ना वो रिलेट कर पाएँ कि हाँ ये मेरे रिलीजन का है, मुझे इसको वोट देना चाहिए। पीपल शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इन पॉलिटिक्स देयर नीड्स, इंटरेस्ट एंड डिमांड्स एज अ मेंबर ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी। अगर ऐसा हो गया ना तो लोग अपने अपने जो तरीके, मतलब अपनी जो बातें हैं वो इसको एक्सप्रेस कर पाएंगे, उसको लगेगा मेरे सेम रिलीजन के ग्रुप है, वो कंफर्टेबल फील करके अपने जितनी भी उसको परेशानियां है वो बता देगा। दोज हु हैड पॉलिटिकल पावर शुड समटाइम बी एबल टू रेगुलेट द प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन एज सो एज टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन ऑपरेशन। जिसके पास पॉलिटिकल पावर है ना उसको ये रेगुलेट करना चाहिए कि जो रिलीजन के बेसिस पे ऑपरेशन दिखाई जाती है और डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है लोगों का, उसको रोका जाए। दीज पॉलिटिकल एक्ट्स आर नॉट रॉन्ग एज लॉन्ग एज दे ट्रीट एवरी रिलीजन इक्वली। बिल्कुल, ये पॉलिटिकल एक्ट्स तब तक बुरे नहीं हैं जब तक ये सारे एक्ट्स रिलीजन को ढंग से इक्वली ट्रीट करें। अगर कोई भी रिलीजन की इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा है देन वो पॉलिटिकल पावर कुछ काम की नहीं है। कम्युनलिज्म सिंपल सी बात है, जब रिलीजन हमारी पॉलिटिक्स में आ जाता है, रिलीजन प्लस पॉलिटिक्स कहलाता है हमारा कम्युनलिज्म। रिलीजन प्लस पॉलिटिक्स ये कहलाता है हमारा कम्युनलिज्म। ठीक है, आगे आएंगे कम्युनल पॉलिटिक्स। बिल्कुल उसी के बारे में अगर क्वेश्चन आ गया तो ये सब लिखकर आना है। The problem begins when religion is seen as the basis of the nation. The problem becomes more acute when religion is expressed in politics, जो मैंने बताया, in exclusive and partisan terms, when one religion and its followers are pitted against another। और कभी कभार कम्युनल पॉलिटिक्स में क्या करता है, रिलीजन्स को भिड़ाया जाता है, अलग अलग रिलीजन के लोगों को भिड़ाया जाता है। खासकर सभी को पता है हिंदुइज्म एंड इस्लाम को हमेशा के हमेशा बढ़ाया जाता ही रहा है। ये टू रिलीजन्स हमेशा राइवलरीज इसलिए रहा गया क्योंकि कम्युनल पॉलिटिक्स उसको फोकस करता है। दिस हैपेंस व्हेन बिलीफ ऑफ वन रिलीजन आर रिप्रेजेंटेड एज सुपीरियर। बिल्कुल, अगर आप एक रिलीजन के बिलीफ को सुपीरियर बताएंगे दूसरे की जगह तो ऑफ कोर्स राइवलरीज होगी। कौन सुनना चाहेगा कि मेरा धर्म इस धर्म के नीचे आता है, तो बिल्कुल लड़ाई शुरू होगी। when the demands of one religion group are formed in opposition to another and when state power is used to establish domination of one religion। बिल्कुल, और अगर एक रिलीजन की डोमिनेशन, अगर आपको पता है कि अगर रिलीजन की डोमिनेशन शो की जाती है तो फर्स्ट चैप्टर में हमने श्रीलंका में देखा है कि श्रीलंका में बुद्धिज्म रिलीजन था ना उसको ऑफिशियल रिलीजन को बना दिया गया था, एंड दैट इज वाई वहाँ पर सिविल वॉर हो गई थी। When state power हाँ हो गया। Communal politics is based on the idea that religion is the principal basis of social community। बिल्कुल, communal politics यही है कि वो religion को है ना वो basis बना दिया जाता है सारी की सारी community का। आगे बढ़ो। कम्युनलिज्म इन्वॉल्व्स थिंकिंग अलोंग द फॉलोइंग लाइंस। कम्युनलिज्म के अंदर ये ना ये सारी चीज़ों के बारे में सोचा जाता है। द फॉलोअर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन मस्ट बिलोंग टू वन कम्युनिटी। वो बोलते हैं कि सारे के सारे जितने भी फॉलोअर है ना रिलीजन के, उन सभी को एक कम्युनिटी में रहना है, भले उनकी थिंकिंग अलग हो, भले रिलीजन के अंदर अलग अलग टाइप ऑफ थिंकर्स हो, बट फिर भी वो कहते हैं कि जो भी इंसान, अगर सभी के सारे अब हिंदू है ना तो उन सभी को एक कम्युनिटी के अंदर रहना है। देयर फंडामेंटल इंटरेस्ट आर द सेम। उनके जो इंटरेस्ट होंगे ना वो सारे के सारे
सेम होंगे, सभी को एक ही चीज़ चाहिए, भले ही लोगों को अलग अलग चाहिए, बट कम्युनलिज्म गवर्नमेंट तो यही कहती है। Any difference that they may have in is irrelevant और ट्राइबल फॉर कम्युनिटी लाइफ। बिल्कुल, और अगर सेम के सेम सारे हिंदुओं उनके बीच में अगर कोई भी अलग अलग राइवल मतलब अलग अलग थॉट प्रोसेस चलेगा ना, तो ये उनके रिलीजन के लिए अच्छा नहीं है। और आगे, इट ऑल्सो फॉलोज दैट पीपल हु फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स कैन बिलोंग टू द सेम सोशल कम्युनिटी। वो ये भी कहता है अगर डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजन भी आप फॉलो करते हो तो आप एक सोशल कम्युनिटी में रह सकते हो। इफ द फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन हैव सम कॉमनलिटीज दीज आर सुपरफिशियल एंड इन मटेरियल। ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इफ फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन हैव सम कॉमनैलिटीज दीज आर सुपरफिशियल। देखो, अगर वो कह रहे हैं कि अगर कोई दो धर्मों के बीच में कुछ कॉमन बात है तो ये सुपरफिशियल है। सुपरफिशियल नहीं, ऊपर से देखा जाएगा तो सिर्फ सही लगेगी, बट ऐसा रियल में कुछ नहीं होता। सारे के सारे रिलीजन की अलग अलग थिंकिंग होती है, सबकी अलग अलग थॉट प्रोसेस होती है। दियर इंटरेस्ट आर बाउंड टू बी डिफरेंट एंड इन्वॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट। बिल्कुल, उनके जो इंटरेस्ट होते हैं ना सभी रिलीजन के अलग अलग होते हैं, एंड अगर सभी का अलग अलग पसंद है नापसंद होगी तो ऑफकोर्स कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बढ़ते हैं। कॉन्फ्लिक्ट यानी लड़ाई। In its extreme form, communalism leads to the belief that people belonging to different religions cannot live as equal citizens within one nation. Communalism ये कहना चाह रहा होता है, अगर हम एक्सट्रीम फॉर्म में देखें, कि अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजन के लोग एक नेशन के अंदर नहीं रह सकते, इसलिए आपको नेशन वाइज स्टेट्स बना देना चाहिए। ईदर वन ऑफ देम हैज़ टू डोमिनेट द रेस्ट ऑफ देम। वो कहते हैं यहाँ तो एक ना एक को डोमिनेट करना ही पड़ता है। दिस बिलीफ इज फंडामेंटली फॉलोड। ये बहुत जगह फॉलो किया जाता है। पीपल ऑफ वन रिलीजन डू नॉट हैव द सेम इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशंस इन एवरी कॉन्टेक्स्ट। बिल्कुल, अगर एक रिलीजन के बहुत सारे लोग हैं ना तो उन सभी का सेम इंटरेस्ट हो ही नहीं सकता। एवरी वन हैज सेवरल अदर रोल्स पोजिशन एंड आइडेंटिटी। सबका सोचने समझने का तरीका अलग होता है। देयर आर मेनी वॉइसेस इनसाइड एवरी कम्युनिटी। एक कम्युनिटी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ थिंकर्स है तो सभी की अलग अलग वॉइसेस भी रेज होगी। ऑल दीज वॉइसेस हैव अ राइट टू बी हर्ड। तो सभी की सभी वॉइसेस को सुनने का अधिकार है। Therefore, any attempt to bring all followers of one religion together in context other than religion is bound to suppress many voices within that। बिल्कुल, और इसी के कारण आप सारे के सारे सेम टाइप ऑफ लोग जो एक रिलीजन को फॉलो करते हैं एक जगह नहीं लेकर आ सकते, बिकॉज सभी की थिंकिंग प्रोसेस, सोचने समझने की शक्ति इज डिफरेंट। वेरियस फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म। बस एक तरीके से कम्युनलिज्म जो है ना उसके अलग अलग फॉर्म देखे जाते हैं पॉलिटिक्स के अंदर। जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है वो ये है, द मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनलिज्म इज इन एवरीडे बिलीफ। आप रोजमर्रा की जिंदगी में कम्युनलिज्म को आपके आसपास देखते हैं। दीज रूटीन्स इन्वॉल्व रिलीजियस prejudices, stereotypes of religion communities and belief in the superiority of one's religion over others। सभी को आपने सुनते में आए कि आज हिंदू मुस्लिम के बीच में दंगा हो गया, यहाँ पर बिल्कुल उनके उस रिलीजन ने एक दूसरे का रिलीजन का मजाक उड़ाया, वहाँ पर डोमिनेट करता है ये वाला रिलीजन। ये बातें हम रोजमर्रा के जीवन में सुनते हैं। दिस इज सो कॉमन दैट वी ऑफन फेल टू नोटिस इट। इतना हो गया कि आजकल तो फेल कर दिया कि हिंदू मुस्लिम हाँ लड़ाई होने ही वाली है। पॉलिटिकल डोमिनेंस। इसी के कारण अ कम्युनल माइंड ऑफन लीड्स टू अ क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ वंस ओन रिलीजन कम्युनिटी। बिल्कुल, इसी के कारण कम्युनल गवर्नमेंट में, कम्युनल पॉलिटिक्स में ये देखा जाता है कि हमेशा एक रिलीजन को डोमिनेट करा दिया जाता है। फॉर दोज बिलोंगिंग टू द माइनॉरिटी कम्युनिटी दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ मेजोरिटेरियन डोमिनेंस। बिल्कुल, और जो आप समझ लो हिंदू एंड मुस्लिम, अगर हिंदू जो है वो ज़्यादा हो गए और उन्होंने मेजोरिटी गवर्नमेंट बना ली, खुद अपने मर्जी से चला रहे हैं, और जो माइनॉरिटी में अब जो मुस्लिम लोग रह जाएंगे ना उन लोगों को अच्छा फील नहीं होगा। इन हिंदू जो है मेजोरिटेरियनिज्म ऑक्यूपाई कर लेंगे, बेचारे मुस्लिम लोगों की बातों को नहीं सुन पाएंगे। For those belonging to the minority community, it can take the form of a desire to form a separate। और फिर मुस्लिम्स क्या बोलेंगे कि यार आप लोग तो हमारी बात सुन नहीं रहे, एक काम करो हमको अलग सेपरेट कर दो अपनी कंट्री से, हमको आपकी कंट्री में नहीं रहना। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन और रिलीजियस लाइन्स, तभी वो क्या करेंगे, वो मोबिलाइज यानी एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे। दिस इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ सेक्रेड सिंबल्स, रिलीजियस लीडर्स, इमोशनल अपील एंड प्लेन फियर इन ऑर्डर टू ब्रिंग द फॉलोअर्स ऑफ वन रिलीजन टुगेदर इन द पॉलिटिकल एरिना। दैट इज वाई जो है ना एक टाइप के रिलीजन के लोग साथ में आ जाते हैं एंड दूसरे टाइप के लोग रिलीजन के लोग साथ में आ जाते हैं। इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स दिस ऑफन इन्वॉल्व स्पेशल अपील टू द इंटरेस्ट और इमोशंस ऑफ वोटर्स ऑफ वन रिलीजन। बिल्कुल, उनकी जो भावनाओं के साथ खेला जाता है। बिल्कुल, कि आप हमारे रिलीजन में मतलब आप हिंदू रिलीजन में आपको हमारी पार्टी को सपोर्ट करना है, मुस्लिम रिलीजन में तो आपको ये वाली पार्टी का सपोर्ट करना है। मतलब लोगों के रिलीजन का फायदा उठा के उनको पॉलिटिक्स में यूज किया जाता है।
मोस्ट अगली फॉर्म ये है कि जब मोबिलाइजेशन देखी जाती है कि अब चलो सोच लिया कि सारे के सारे मुस्लिम साथ में रहेंगे, सारे के सारे हिंदू साथ में देंगे, तो बीच में अगर हो गया कोई दंगा, बीच में अगर कोई दंगे हो गए, तो हमने बेस्ट मूवी देखी है गदर। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था गदर मूवी का एग्जाम्पल, आप सभी ने देखी होगी कि इस तरीके से रेलवे स्टेशन में कितनी माराकुटी हुई थी, मैसेकेयर, बहुत माराकुटी हुई थी। इंडियन पाकिस्तान बहुत ज़्यादा सफ़र किया था उस समय में, पोस्ट इंडिपेंडेंस का ये टाइम था। मेजर लीग छोटी सी आग थी जिसने इतना बड़ा वॉयलेंट फॉर्म ले लिया। कौन वो लोग थे जिन्होंने वो छोटी सी चिंगारी दी थी, एंड इसी के कारण बहुत ज़्यादा मैसेकेयर हुआ था उस समय के। सेक्युलर स्टेट वो होती जो हमारा इंडिया है। इंडिया क्या कहता है कि सारे धर्म समान हैं, सारे धर्म इक्वल है, आपको जो धर्म को फॉलो करना है करो, एक धर्म से दूसरे धर्म में जाना है जाओ, कोई भी धर्म फॉलो नहीं करना है मत करो। दिस इज हाउ इंडिया वर्क्स। कम्युनलिज्म was and continues to be one of the major challenges to democracy। बिल्कुल, अब इसी के कारण कम्युनलिज्म क्या है, एक धर्म को बड़ा बताना, और एक धर्म जब है ना वो मेजॉरिटी ले लेता है तो वो कम्युनलिज्म कहलाएगा। तो कम्युनलिज्म जो है ना बहुत बड़ा थ्रेट है हमारी कंट्री में, ये अगर नहीं गया तो भाई बहुत नुकसान होने वाला है। द मेकर्स ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन वर अवेयर ऑफ दिस चैलेंज। हमारे जो मेकर्स थे ना कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको पता था ऐसा ना ऐसा कभी ना कभी होने ही वाला है। that is why they chose the model of a secular state। that is why हमने सोचा कि अगर हम हमारे कंट्री में, वैसे भी उस समय हिंदू ज़्यादा थे, सनातनी ज़्यादा थे, अगर वो सोचते थे अगर हम वो हिंदू रिलीजन को बना देते कि हमारा नेशनल रिलीजन हिंदू है, तो उनको पता है जिस तरह से श्रीलंका में हुआ था कि बुद्धिज्म को नेशनल रिलीजन मान दिया गया था, सिविल वॉर हो गई, बहुत मारा ब्लड शेड हुआ था। दैट इज़ वाई हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने आप को सेक्युलर स्टेट कहा, क्योंकि फीचर्स ऑफ इंडियन सेक्युलर स्टेट। अब सेक्युलर स्टेट के कारण उसका क्या फायदा हुआ, एक सेकेंड, देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर द इंडियन स्टेट। बिल्कुल इंडिया का कोई ऑफिशियल्स नहीं, बुद्धिज्म था श्रीलंका में, आप सभी ने देखा कि कैसा हुआ उसका अंजाम। इस्लाम है पाकिस्तान में, क्रिश्चियनिटी है इंग्लैंड में। आर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव एनी स्पेशल स्टेटस टू एनी रिलीजन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सभी लोगों को बिल्कुल छूट देता है, आप कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो, चाहो तो नहीं भी फॉलो कर सकते हो। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स, बिल्कुल अगर रिलीजन के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, इसको भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रोकता है। कॉन्स्टिट्यूशन अलाउस द स्टेट टू intervene in the matters of religion in order to ensure equality within religious communities। for example it banned untouchability। बिल्कुल रिलीजन के बेसिस पे अनटचेबिलिटी होती थी, उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बैन कराया है। सेक्युलरिज्म इज नॉट जस्ट एन आइडियोलॉजी और सम पार्टीज और पर्सन, दिस आइडिया कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ द फाउंडेशंस ऑफ आवर कंट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा कंट्री सेक्युलर है, ये हमारा फाउंडेशन है हमारी कंट्री का, ये कुछ ही लोगों से नहीं होगा, हम सभी को अपनाना पड़ेगा। Communalism could not be seen as a threat to some people in India। इट थ्रेटन्स द वेरी आइडिया ऑफ इंडिया। बिल्कुल कम्युनलिज्म हम सोच के डर लगता है कि अगर हिंदूज ने राज कर लिया या फिर तो अब मुस्लिम को परेशानी होगी, अगर मुस्लिम लोगों ने राज कर लिया तो हिंदू लोगों को तकलीफ होगी। दैट इज़ वाई कम्युनलिज्म ना हो, इसलिए हम सेक्युलरिज्म को फॉलो करते हैं। दिस इज वाई अ कम्युनलिज्म नीड्स टू बी कम्बेटेड। अ सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन लाइक आर्स इज नेसेसरी। बिल्कुल कम्युनलिज्म की कोई ज़रूरत नहीं, हमारा सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन ही सबसे अच्छा है। Communal prejudices and propaganda needs to be countered in everyday life, and religion-based mobilization needs to be countered in the arena of politics। ये देखा गया है, बहुत बढ़िया, इतना मज़ेदार कार्टून है। ये एक सीएम की चेयर है, आप सीएम की चेयर में देखो ओम, ओम सिग्निफाई करता है हिंदुइज्म या फिर सनातनी को। ये जो है ये इस्लाम को सिग्निफाई कर रहा है, क्रिश्चियनिटी को, एंड ये सिख को। क्या कहना चाह रहा है, जब भी कोई सीएम इस गद्दी पर बैठेगा ना, उसको इन सभी धर्मों की इज्जत करनी पड़ेगी। अगर एक भी धर्म को इज्जत नहीं करेगा तो ये कुर्सी टूट जाएगी उसकी। मतलब हमारी इंडिया है सेक्युलर, उसको सारे के सारे ऑल रिलीजन का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर एक भी रिलीजन उसने छोड़ा ना तो वो बेचारी उसकी कुर्सी भी चली जाएगी, ये कहना चाह रहे हैं। कास्ट एंड पॉलिटिक्स लास्ट है, जेंडर देख लिया, रिलीजन देख लिया, अब कास्ट पे आते हैं। कास्ट जब पॉलिटिक्स में एंटर करता है तो हमको ये देखना पड़ेगा। कास्ट पहले, कास्ट इनइक्वालिटीज़, इसकी बात कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा हमारे इंडियन सोसाइटी जो है ना, उसके अंदर हमारे ब्राह्मीण, क्षत्रिय, वैश्यास एंड शूद्रास, ये चार मेन कास्ट देखी जाती है हमारी सोसाइटी में। अनलाइक जेंडर एंड रिलीजन, कास्ट डिवीजन स्पेशली इन इंडिया। बिल्कुल जेंडर और रिलीजन ये सभी जगह है, सभी कंट्रीज में मिल जाएगा। ऑफकोर्स जेंडर तो होता ही है, रिलीजन भी हर जगह देखा जाता है, बट कास्ट जो है ना वो स्पेशली इंडिया में ही देखा जाता है।
All societies have some kind of social inequality and some form of division of labor. In most societies, occupations are passed from one generation to another. Caste system is an extreme form of this. बिल्कुल एक सेकेंड, इसको तो समझाने की जरूरत ही नहीं थी। आई थिंक तो आपकी इंग्लिश इतनी तो अच्छी है ही कि आप इसको आराम से देखकर समझ गए होंगे। हाउ इज कास्ट सिस्टम इन इंडिया डिफरेंट फ्रॉम दैट इन अदर सोसाइटीज। बिल्कुल, जो हमारे इंडिया के अंदर जो कास्ट सिस्टम है ना, वो दूसरी सोसाइटी से को के कंपैरिजन में अलग कैसे है। इन दिस सिस्टम हेरिडेटिकली ऑक्यूपेशनल डिविजन एंड वॉज सेंक्शन बाय रिचुअल्स। बिल्कुल, हमारे इंडिया में जो कास्ट सिस्टम देखा जाता है ना, इसमें यही होता है कि जो जो बाप मतलब बाप नहीं, आई डोंट थिंक आई शुड यूज दैट वर्ड, पापा जो होते हैं ना, वही उनका बेटा काम वो करने वाला है। अगर जो पापा है वो फार्मर है, बेटा भी वही करेगा। पापा जो है वो कोई क्षत्रिय है तो वो भी बेटा भी क्षत्रिय वाले काम करेगा। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण करेगा। ऐसा चला आ रहा है। अब तो बहुत ऑक्यूपेशनल शिफ्ट देखी गई है, ये पहले की बातें हो रही हैं। Members of the same caste group were supposed to form a social community that practiced the same or similar occupation married within the caste group। बिल्कुल, जो members होते हैं ना, सेम कास्ट में शादी करनी चाहिए। मेन ये वाला पॉइंट ये कहना चाह रहा है। आजकल भी हम देखते हैं सेम कास्ट में ही लोग शादी करना प्रेफर करते हैं। कास्ट सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन एक्सक्लूजन ऑफ एंड डिस्क्रिमिनेशन, और बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन देखा जाता है कास्ट में, जैसे कि अनटचेबिलिटी, छोटी कास्ट वाले लोगों को। हमें ऐसा हमारे हिंदुइज्म में कहा गया है कि जो हमारी कास्ट थी वो ब्रह्मदेव के शरीर से, मतलब उन्होंने अपने अपने अलग अलग बॉडी पार्ट्स से अलग अलग कास्ट का निर्माण करा। ब्रेन यानी कि बुद्धि, बुद्धि से हमारे ब्राह्मण्स आए। हाथों का प्रयोग मेनली हमारे युद्ध में किया जाता है, दैट्स वाई क्षत्रिय आए। वैश्यास यानी थाई, थाई जो है ना, हमारी बॉडी का एक ऐसा इलाका होता है जो बहुत लंबा होता है। ये इलाका हम तब दिखाते हैं जब हमको हमारी पावर में, मतलब जैसे कि फाइट करते हुए ना थाई पे हम मारते हैं, ये हमारी पावर को सिंबलाइज करता है, जैसे कि वैश्यास। बिल्कुल। एंड हमारे जो पैर, पैर जो है ना वो बिल्कुल, पैर यानी कि सबसे निचले काम, छोटे काम, वो कहलाते हैं शूद्रास। एंड दलित लोग, आउटकास्ट। एंड आउटकास्ट मतलब वही तो, बिल्कुल ये इन सभी के पार्ट नहीं है। आउटकास्ट वो होते हैं। आई डोंट बिलीव दिस इज अ ट्रू। ये जो है ना एक मिथ है। कहीं पर भी हिंदुइज्म में ये नहीं लिखा गया कि कहाँ कहाँ से ये कास्ट आए थे। ये जो है हमने खुद ने बनाए हैं। ये जो है ना, ये एक डिवीजन ऑफ लेबर है। ये बिल्कुल हिंदुइज्म बताता है कि किस तरह से जो ब्राह्मण्स जो है वो मेन जो स्टडी एजुकेशनल काम करेंगे, क्षत्रियस जो है वो वॉरियर्स होते हैं, वैश्यास ट्रेडर्स होते हैं, एंड शूद्रास जो होते हैं वो लेबरर्स होते हैं। ये बिल्कुल हमारा धर्म कहता है, बट ये नहीं कहता कि ब्राह्मण्स आर द सबसे ऊपर वाले एंड शूद्रास आर सबसे लोएस्ट। ये कोई नहीं कहता। ये किसी का धर्म नहीं कहता कि किसी की जो काम करना है ऑक्यूपेशन वो ऊंचा और नीचा होता है। ये बिल्कुल बताया गया है कि ऑफ कोर्स ये काम अलग है, वो काम अलग है, ये बिल्कुल बताया गया है। बट ये नहीं कहा गया कि ब्राह्मण्स आर अबव एंड शूद्रास आर नीचे। ये हम लोगों ने सोचा है। पॉलिटिकल लीडर्स जो है हमारे गांधी जी, ज्योतिबा फुले, B.R. अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, इतने अच्छे बड़े बड़े लोग थे। इन्होंने कास्ट इनइक्वालिटीज़ के लिए बहुत काम किया। पार्टली ड्यू टू दियर एफर्ट्स एंड पार्टली ड्यू टू अदर सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस, कास्ट एंड कास्ट सिस्टम इन मॉडर्न इंडिया हैव अंडरगॉन ग्रेट चेंजेस। बिल्कुल, इनके कारण एंड सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस के कारण बहुत सारे डिफरेंसेस देखा जा सकता है हमारे कास्ट सिस्टम में। अर्बनाइजेशन आ रहा है, धीरे धीरे शहर डेवलप हो रहे हैं, जिसके कारण कास्ट सिस्टम अलग होता जा, मतलब कास्ट सिस्टम को थोड़ा कास्ट सिस्टम दूर होता हुआ देखा जा रहा है। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी यानी कि एक ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी यानी कि जो फादर जो काम करता है वो जरूरी नहीं बेटा भी करे। बैक बटन दब गया, आई थिंक सो। हाँ, जो फादर जो काम कर रहा है वही काम बेटा करे, ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है। ये हट क्यों नहीं रहा है? हाँ, चाहे तो वो अपना ऑक्यूपेशन शिफ्ट कर सकता है। कास्ट हायरार्की होती है आर ब्रेकिंग डाउन। कास्ट हायरार्की बिल्कुल, एक कास्ट ऊंची है दूसरी कास्ट नीचे, ये भी हटता जा रहा है। नाउ अर्बन एरियाज में डजंट मैटर हाउ हु इज वॉकिंग अलॉन्ग नेक्स्ट टू अस इन अ स्ट्रीट ईटिंग और इन नेक्स्ट टेबल। बिल्कुल, हम ये नहीं देखते कि हमारे पास वाला कौन सी कास्ट का है, कौन हमारे साथ में बैठ के खा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। कास्ट जो है बिल्कुल मैटर नहीं करती। जो इंसान है वो इक्वल है, हमको बिल्कुल ऐसा ट्रीट नहीं करना चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिटेड एनी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। बहुत बार रिपीट हो गया, आई थिंक तीसरी से चौथी बार आ गया कि हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल भी कास्ट बेस्ड, एक सेकेंड, हाँ,
कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल प्रोहिबिट करता है। यह आप कोई भी आंसर में यूज़ कर सकते हो। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, ये तीनों ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है। अर्बनाइजेशन एंड ऑक्यूपेशन हायरार्की की, मोबिलिटी की डिफाइन यहाँ लिखी आप देख सकते हैं। कास्ट हायरार्की भी मैंने बता दिया, एक कास्ट का ऊंचा दूसरी कास्ट का नीचा होना। हैज़ कास्ट completely disappeared फ्रॉम कंटेम्प्रेरी इंडिया? बिल्कुल भी नहीं, नो। हमारी जो कास्ट है वो बिल्कुल पूरी तरीके से इंडिया से अलग नहीं हुई है, अभी भी है। सम ऑफ द ओल्डर एस्पेक्ट्स ऑफ कास्ट हैव परसिस्टेड यानी कि अभी भी हैं। इवन नाउ मोस्ट पीपल मेरी विद इन दियर ओन कास्ट, बिल्कुल। और अपने खुद की कास्ट में अभी भी लोग शादी करते हैं। कहीं कहीं कास्ट अभी भी देखी जा रही है। अनटचेबिलिटी बहुत लोग फॉलो करते हैं, बिल्कुल। हमारे भले कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको मना कर दिया है। इफेक्ट्स ऑफ सेंचुरीज ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कंटिन्यू टू बी फेल्ट टुडे। आज भी हम देख सकते हैं कास्ट सिस्टम ढंग से अभी तक हटा नहीं है। कास्ट ग्रुप्स that had access to education under the old system have done very well in acquiring modern education as well। बिल्कुल, जो कास्ट सिस्टम जो पहले जिनको एजुकेशन मिलती थी आज के समय में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दोज ग्रुप्स दैट डिड नॉट हैव द एक्सेस टू एजुकेशन बिल्कुल पीछे रह गए हैं, बिल्कुल वो पीछे रह गए जिन लोगों को एजुकेशन की एक्सेस नहीं थी। और जो उनको एजुकेशन मिल गई वो अपर कास्ट बन गए, जिन लोगों को एजुकेशन नहीं मिली वो पीछे रह गए, उनको लोअर कास्ट कहा जाता है। कास्ट कंटिन्यूज टू बी क्लोजली लिंक्ड टू इकोनॉमिक स्टेटस। बिल्कुल, जिस कास्ट ने पढ़ाई कर ली उसका इकोनॉमिक स्टेटस ऊपर रह गया, जिस कास्ट ने पढ़ाई नहीं की उसका इकोनॉमिक स्टेटस ऑफकोर्स नीचे रह गया। कास्ट इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इन कास्ट, बहुत बढ़िया चीज़ है। आपको अच्छे से मैं एक हिंदी भाषा में समझा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर बच्चों को डाउट रहते हैं। आई थिंक सो ये इस चैप्टर का सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट है। कास्ट इन पॉलिटिक्स हिंदी में, आप है नेता, आपने है ना अपनी कास्ट का यूज़ करते हुए वोट्स को बटोरा है, ये है कास्ट इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के अंदर आपने कास्ट का यूज़ करा, आपने अपने वोट्स को बनाने के लिए कास्ट का प्रयोग करा, ये कहलाता है कास्ट इन पॉलिटिक्स। अब आएंगे हम पॉलिटिक्स इन कास्ट में। पॉलिटिक्स इन कास्ट यानी कि आप खुद एक कास्ट के मेंबर हो और आप अपनी कास्ट को बड़ा बनाना चाहते हो दूसरी कास्ट के कंपैरिजन में, आप अपनी कास्ट को सुपीरियर बनाना चाहते हो, ये है कास्ट इन पॉलिटिक्स, सॉरी पॉलिटिक्स इन कास्ट। पहले हम देखेंगे कि नेता होना हमारी जो है ना कास्ट का कैसा यूज़ करते हैं पॉलिटिक्स के अंदर। एज इन द केस ऑफ कम्युनलिज्म, कास्टिसिज्म इज रूटेड इन द बिलीव दैट कास्ट इज द सोल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। ऐसा नहीं है, जो एकदम बेस है ना हमारी सोशल कम्युनिटी का, वो है हमारा लोगों के अंदर की भावनाएं, लोगों के एक दूसरे की म्यूचुअल रिस्पेक्ट। According to this way of thinking, people belonging to the same caste belong to a natural social community and have the same interest। लोगों को लगता है जो सेम कास्ट के लोग हैं वो सेम कम्युनिटी के लोग हैं, सेम कम्युनिटी के लोग हैं तो उनके सेम इंटरेस्ट होंगे, बट ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोग हैं जिनका डिफरेंट इंटरेस्ट भी हो सकता है। As we saw in the case of communalism, such a belief is not बोर्न आउट बाय आर एक्सपीरियंस। बिल्कुल, हमने कम्युनलिज्म में अच्छे तरीके से देख के आ रहे हैं कि भले एक टाइप के रिलीजन के लोग हों, उनके रिलीजन फॉलो करने का तरीका अलग हो सकता है, उनके इंटरेस्ट जो है वो कभी भी सेम नहीं रह सकता। हम अभी हाल ही कम्युनलिज्म में स्टडी करके आ रहे हैं। सेम अप्लाइज टू कास्ट। एक टाइप के कास्ट के कास्ट के मानने वाले लोग जो है ना उनका इंटरेस्ट सेम नहीं हो सकता। कास्ट इज वन एस्पेक्ट ऑफ आवर एक्सपीरियंस बट इट इज़ नॉट द ओनली रिलेवेंट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है क्योंकि ये एक छोटी सी एनसीईआरटी की लाइन हो सकती है। ये कहना चाह रहे हैं जो हमारे जीवन में कास्ट है ना एक इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट हो सकती है, बट ओवरऑल जो कास्ट है ना वो हमारे रिलीजन को शेप नहीं कर कास्ट जो है ना वो हमारे आइडेंटिटी को शेप नहीं करती। मतलब हम भले कोई भी कास्ट के हो, आप अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो आप ऊपर ही जाओगे, अगर आप कर्म बुरे होंगे अच्छी कास्ट में पैदा होगे तो ऑफकोर्स आप नीचे ही जाओगे। वेरियस फॉर्म ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स देख लो आप। When parties choose candidates in election, they keep in mind the caste composition of their electorate and nominate candidates from different caste so to muster necessary support to win election। बिल्कुल, मैंने बताया कास्ट इन पॉलिटिक्स का मतलब है आप एक नेता बन जाओ, ठीक है। एंड नेता बन गए आप तो आप सोचोगे कि आपकी जो है ना सबसे ज़्यादा वोट आने चाहिए। वोट कौन देंगे? डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल जो अलग अलग कास्ट को बिलोंग करते हैं। तो आप एक एक कैंडिडेट ऐसा रखोगे, एक ही कैंडिडेट हो गया इस कास्ट का हो गया, दूसरा कैंडिडेट दूसरी कास्ट का रखोगे, तीसरा कैंडिडेट तीसरी कास्ट का रखोगे, ताकि सारी कास्ट के लोग आप ही की पार्टी को वोट करें। इसी के कारण आप ना कास्ट का यूज़ करते हो आप अपनी पॉलिटिक्स के अंदर। व्हेन गवर्नमेंट्स आर फॉर्म, पॉलिटिकल पार्टीज यूजुअली टेक केयर दैट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट कास्ट एंड ट्राइबल्स फाइंड अ प्लेस इन इट। बिल्कुल, पार्टीज ध्यान रखती है कि उनकी पार्टीज ध्यान रखती है कि उनकी कैंडिडेट
कैंडिडेट्स अलग अलग कास्ट को बिलोंग करते हैं कि नहीं। पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स इन इलेक्शन मेक अपील्स टू कास्ट सेंटिमेंट टू मस्टर सपोर्ट। वो क्या है ना, वो बोलते हैं कि आप आ जाइए, आपकी कास्ट को है ना बिल्कुल भला नहीं होता, हम हमारी पार्टी में आओ, आपकी कास्ट को हम इतना आगे बढ़ा देंगे आप खुद नहीं सोच पाओगे। झूठे वादे किए जाते हैं, उनकी इमोशनल सपोर्ट लिया जाता है उनसे। Some political parties are known to favor some caste and are seen as their representatives। बिल्कुल, और कुछ कुछ पार्टीज जो है ना वो तो एक कास्ट ले ही लेती हैं कि हम इस कास्ट को सपोर्ट करेंगे और पूरा ढंग से इनका वेलफेयर करेंगे। Universal adult franchisee and the principle of one person one vote compelled political leaders to gear up the task of mobilizing and securing political support. It also brought new consciousness among the people of caste that were hitherto ट्रीटेड एज इंफीरियर एंड लॉ। बिल्कुल, अब जब से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आ गई है और 1 पर्सन 1 वोट आ गया है, तब से सभी के सभी लोगों के वोट मायने रखने लग गए। तो भले ही छोटा आदमी हो, भले ही छोटी कास्ट को बिलोंग करता हो, बड़ी कास्ट को बिलोंग करता हो, सभी के सभी लोगों के पास वोट करने का अधिकार मिल गया है और सभी के वोट मायने रखते हैं। इसलिए पॉलिटिकल पार्टी सभी कास्ट के पास जाती हैं, सभी कास्ट से वोट लाने की कोशिश करती हैं। द फोकस ऑन कास्ट इन पॉलिटिक्स कैन समटाइम्स गिव एन इम्प्रेशन दैट इलेक्शंस आर ऑल अबाउट कास्ट एंड नथिंग एल्स। अब क्या करते हैं लोग, ये कास्ट मतलब 3 टाइप की कास्ट हैं, तो हमारी जो पार्टीज होती हैं वो बेस्ट ट्राई करती हैं कि वो तीनों टाइप्स के कैंडिडेट, तीनों कास्ट के कैंडिडेट्स को यूज़ कर सके ताकि ये तीनों कास्ट के लोग उनको वोट करेंगे। इसी के कारण जो है ना मेनली लोग और पॉलिटिक्स के अंदर बहुत सारा कास्ट सिस्टम देखा जाता है। No parliamentary constituency in the country has ना clear majority of one single caste। बट अब इतनी सारी कास्ट है ना कि हमारी आज तक हमारी कंट्री के अंदर कभी भी सिंगल मेजॉरिटी नहीं देखी गई है कोई भी एक सिंगल कास्ट की। सो एवरी कैंडिडेट एंड पार्टी नीड्स टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ मोर देन 1 कास्ट इन कम्युनिटी टू विन इलेक्शन। इसी के कारण एक कास्ट से काम नहीं चलने वाला, इसलिए 2 से 3 बहुत सारी कास्ट की आपको कॉन्फिडेंस जीतना पड़ेगा, उनका दिल जीतना पड़ेगा। नो पार्टी विन्स द वोट्स ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ अ कास्ट और कम्युनिटी। और कभी भी जो कास्ट वाले हो आप कितना भी उनको इन्फ्लुएंस कर लो, ऑफकोर्स सारे के सारे तो लोग आपको वोट देंगे नहीं, कुछ ही लोग वोट देने वाले हैं। व्हेन पीपल से दैट अ कास्ट इज अ वोट बैंक, बिल्कुल वोट बैंक कहा जाता है कास्ट को कि सारे के सारे जो है ना वोट यहीं से आने वाले हैं। इस यूजुअली मीन्स दैट अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ द वोटर्स फ्रॉम द कास्ट वोट फॉर द पार्टी। बिल्कुल, वो कहा जाता है कि अगर कोई कास्ट है ना वहाँ पे वोट बैंक है। किसी कास्ट को वोट बैंक तब कहा जाता है कि उस कास्ट के मेंबर्स जो है ना बहुत ज़्यादा वोट करते हैं। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है भाई। मतलब many political parties may put up candidates from the same caste if that caste is believed to dominate। बिल्कुल, और आप सभी को पता चल गया, जैसे कि आप नेता हो, आपको पता चल गया कि ये जो है ना ये कास्ट जो है ना ये वोटर बैंक है, मतलब इस कास्ट के लोग है ना बहुत वोट करते हैं, तो मैं ना इस कास्ट का कैंडिडेट रख लेता हूँ ताकि मेरे पास वोट आ जाए। ये दिमाग लगाया जाता है पॉलिटिक्स में। आई थिंक सो जिन लोगों का पॉलिटिक्स में दिमाग चलता है ना वो चैप्टर इनको ये समझ में बहुत बढ़िया तरीके से आ रहा होगा। Some voters have more than one candidate from their caste while many voters have no candidate from their caste। मतलब कुछ कुछ कास्ट से वो इतने सारे कैंडिडेट ले लेते हैं जो वोटर बैंक होती है, बट वो जो कास्ट वोट नहीं करती ना वहाँ से वो कैंडिडेट ही नहीं उठाते। वो बहुत दिमाग लगाते हैं पॉलिटिक्स में। द रूलिंग पार्टी एंड द सिटिंग MP और MLA फ्रीक्वेंटली लूज इलेक्शंस इन आवर कंट्री। बट अभी भी रूलिंग पार्टी जो है ना कभी भी इलेक्शंस हार सकती है। That could not have happened in all caste and communities were frozen in their political preference। यहाँ कुछ काम का नहीं था, आगे बढ़ो। पॉलिटिक्स इन कास्ट कब आने वाला है, ये रहा। चलो, clearly while caste matters in electoral politics so do many other factors। कास्ट जो है वो पॉलिटिक्स में मैटर करती है और साथ ही साथ बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी मैटर करते हैं। द वोटर्स हैव स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू पॉलिटिकल पार्टीज। बिल्कुल, आप कोई भी वोटर जो है ना उसको नहीं पता पसंद की कोई पता नहीं है कि कोई भी कैंडिडेट खड़ा है, उसको मेन अटैचमेंट होती है पॉलिटिकल पार्टी से। अगर आप पूछ लेंगे कि भाई बीजेपी से कौन खड़ा है, कांग्रेस से कौन खड़ा है, नहीं बता पाएंगे, बट ये जरूर बता देंगे उनको बीजेपी पसंद है कि कांग्रेस पसंद है। दैट्स हाउ हमारा इंडिया में चल रहा होता है। पीपल विद इन द सेम कास्ट और कम्युनिटी हैव डिफरेंट इंटरेस्ट। बिल्कुल, जो एक कास्ट और कम्युनिटी में, मैं ये पढ़ाते पढ़ाते मेरा गलत हो गया कि एक कास्ट और जेंडर के अंदर जो लोग, एक कास्ट और रिलीजन के अंदर जो लोग रहते हैं ना उनकी इंटरेस्ट अलग हो सकते हैं। रिच एंड पुअर और मैन और विमेन फ्रॉम सेम कास्ट ऑफन वोट वेरी डिफरेंटली। भले आप सेम कास्ट को आप देखोगे कि सब अलग अलग वोट देते हैं ना, कभी भी सबका इंटरेस्ट अलग होता है। पीपल्स असेसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड द पॉपुलैरिटी रेटिंग ऑफ द लीडर्स मैटर आर ऑफन डिसिसिव इन इलेक्शंस। बिल्कुल, पॉपुलैरिटी देखी जाती है। देखो, जो कास्ट जो भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है ना वो जितना पॉपुलर होता जाता है ना उतना उसके
उतना उसके वोट्स प्रोपोर्शनल होते जाते हैं। जितना ज़्यादा पॉपुलर होगा लीडर उतने ज़्यादा उसको वोट्स मिलेंगे, जितना अच्छा वो काम करेगा उतने ज़्यादा उसको वोट्स मिलेंगे। तो ये सारे मैटर्स इंपॉर्टेंट होते हैं जब कोई इंसान वोट देता है। ये वोट बैंक ऑफ इंडिया बताया जा रहा है कि देखो कौन सी कम्युनिटी वोट्स देते हैं, और ये अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स आ रहे हो चुपचाप से ना, जैसे कि SC ST यहाँ से उनके वोट्स ले रहे हैं। ये यादव, ओह यादव, यहाँ का वो डब्बा खोल के यहाँ से इनके वोट्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं, चुपचाप से आ रहे हैं, छिपे चोरी छिपा रहे हैं वो। पॉलिटिक्स इन कास्ट, अब मैंने समझा दिया कि कास्ट इन पॉलिटिक्स में क्या था पहले, कि हाँ मैं ना पॉलिटिक्स के अंदर कास्ट का यूज करके कास्ट के नाम पे वोट खरीद रहे हैं। एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट का मतलब होता है कि आप अपनी कास्ट को बड़ा बनाना चाहते हो, बड़ा पॉलिटिक्स करोगे फिर उस कास्ट से। आप अपनी कास्ट को बड़ा बनाओगे छोटी कास्ट मतलब दूसरी कास्ट के कंपैरिजन में, एंड फिर उससे अलग अलग यूज कर सकते हो। वी हैव सो फार लुक्ड एट व्हाट कास्ट डज इन पॉलिटिक्स, हमने देख लिया ये पॉलिटिक्स के अंदर कास्ट का कैसे यूज किया जाता है। बट इट डज नॉट मीन दैट देयर इज ओनली वन वे रिलेशन, एक ही रिलेशन नहीं है। बट हमने अभी कास्ट इन पॉलिटिक्स देख लिया, बट अब हम पॉलिटिक्स देखेंगे कास्ट के अंदर कैसे चलता है। Politics to influence the caste system and caste identities by bringing them into the political arena. It is not it is not politics that gets caste ridden. It is the caste that gets politicized. बहुत बढ़िया लाइन बोली गई है। जो कास्ट है ना वो डायरेक्टली यूज नहीं की जाती पॉलिटिक्स में, कास्ट खुद यूज करना चाहती है अपने आप को पॉलिटिक्स में ताकि वो पॉपुलैरिटी गेन करे। एंड पॉलिटिक्स में इतना पैसा रखा है इसलिए वो यूज कर सके, दैट इज वाई वो खुद पॉलिटिसाइज्ड होती हैं। ईच कास्ट ग्रुप ट्राइज टू बिकम बिगर, वो खुद अपने सारी की सारी कास्ट अपने आप को बड़ा बनाना चाहती हैं और अलग अलग नेबरिंग कास्ट को अपने अंदर लाना चाहती है अपने आप को बड़ा बनाने के लिए। Various caste groups are required to enter into a coalition with the other caste or communities and thus enter into a dialogue and a negotiation. एक दूसरे से बात संपर्क करके अलग अलग कास्ट ना साथ में मिलकर अपने आप को बड़ी बनाती हैं। New kind of caste groups have come up in the political arena like backward and forward caste groups. अलग अलग backward forward caste groups आने लग गए हैं। डिफरेंट रोल्स ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स, अब देख लो इनका अलग अलग रोल क्या होता है। एक तो पॉजिटिव रोल होगा और एक नेगेटिव रोल होगा। आपने देखा कि अगर बहुत सारी कास्ट साथ में मिलकर अपने आप को बढ़ा रही हैं, बड़ी बड़ी कास्ट बना रही हैं, तो इसका पॉजिटिव इंपैक्ट भी आ सकता है, नेगेटिव इंपैक्ट भी आ सकता है। पॉजिटिव इंपैक्ट ये होगा, कास्ट डिफरेंसेस इन पॉलिटिक्स में डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज दैट स्पेस टू डिमांड देयर शेयर ऑफ पावर। जिन लोगों को पावर नहीं दी जा रही थी, जिन लोगों की बातें नहीं सुनी जा रही थी जिन कास्ट की, अब उन लोगों की भी बातें सुनी जाएगी अगर वो पॉलिटिक्स के अंदर पार्टिसिपेट करेंगी। इन द सेंस कास्ट पॉलिटिक्स हैज हेल्प्ड पीपल फ्रॉम द दलित्स एंड ओबीसी। बिल्कुल ओबीसी इन जो दलित अदर बैकवर्ड क्लासेस और दलित लोग थे ना कास्ट में, उन लोगों की हेल्प हुई जैसे वो पॉलिटिक्स में आए। Several political and non-political organizations have been demanding and agitating for an end to discrimination against a particular caste. बिल्कुल जब वो पॉलिटिक्स में आती है ना तो वो ये मांग करती हैं कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाना चाहिए, और जो कास्ट बेस्ड इश्यूज है ना वो पॉलिटिक्स के अंदर लेकर आते हैं। नेगेटिव रोल देखो, एट द सेम टाइम एक्सक्लूसिव अटेंशन टू कास्ट कैन प्रोड्यूस नेगेटिव रिजल्ट। बट अब जैसी कास्ट आ जाती है ना तो सबके सब बस पॉलिटिक्स में कास्ट 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 यही करते रहते हैं और कुछ भी मतलब नहीं होता है। सबके सब मेजोरिटी वोट बैंकर कास्ट को अपने अंदर लेना चाहते हैं एंड बिल्कुल ध्यान नहीं देते ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री में। इसी के कारण हमारा एक नेगेटिव इम्पैक्ट खड़ा होता है। As in the case of religion, politics based on caste identity alone is one very healthy in a democracy. इज नॉट वेरी हेल्दी इन अ डेमोक्रेसी। बिल्कुल अगर आप पॉलिटिक्स बनाओगे कास्ट की आइडेंटिटी के ऊपर, कास्ट के हिसाब से आप वोट्स को हमारी वोट्स इकट्ठा करना चाहोगे ना, तो बिल्कुल भी डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी नहीं है। इट कैन डाइवर्ट द अटेंशन फ्रॉम अदर प्रेसिंग इशू लाइक पॉवर्टी। आप अगर सिर्फ कास्ट के ऊपर ध्यान दोगे तो ऑफकोर्स पॉवर्टी, जो अभी बाकी देश में क्या चल रहा है वहाँ पर लोगों को ध्यान रहेगा ही नहीं। इन सम केसेस कास्ट डिवाइड लीड्स टू टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड इवन वायलेंस। कहीं कहीं तो ये कास्ट का डिवीजन कहीं कहीं टेंशन बनाता है, लड़ाइयाँ पैदा करता है, कभी कभार वायलेंस पर भी उतर आता है, वायलेंस भी देखी जाती है। आगे बढ़ेंगे। फाइनली आई कैन से ये चैप्टर खत्म हो गया, बट एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगा इसी वीडियो में। मेंशन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इन विच वुमेन्स आर डिस्क्रिमिनेटेड। बिल्कुल विमेन किस किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, बिल्कुल आप लिख सकते हो खुद से। स्टेट डिफरेंट फॉर्म ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स विद वन एग्जाम्पल ईच। कम्युनल पॉलिटिक्स किस तरीके से देखी जाती है हमने पूरा पढ़ा है आज तक, आप ये आपको ध्यान से लिख सकते हो। स्टेट हाउ कास्ट इनइक्वालिटीज आर स्टिल कंटिन्यूइंग इन इंडिया। बिल्कुल अभी भी खुद सारे के सारे अनटचेबिलिटी देखी जाती है, लोग सेम कास्ट में शादियां करते हैं, ये देखा जाता है, अभी भी चल रहा है।
स्टेट 2 रीजन टू स्टे दैट कास्ट अलोन कैन नॉट डिटरमाइन इलेक्शन रिजल्ट। बिल्कुल, जो कास्ट के अंदर लोग रहते हैं उनके खुद के सेम इंटरेस्ट नहीं होते हैं, बहुत ही कम लोग वोट करते हैं, कुछ कास्ट तो वोट नहीं करती, मतलब कास्ट अलोन किसी पॉलिटिकल पार्टी का फ्यूचर निर्णय नहीं ले सकती। What is the status of women representation in India? Legislative bodies, यूनियन गवर्नमेंट में नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लोकल गवर्नमेंट में 1/3 ऑफ सीट्स रिजर्व की गई है हमारी विमेन के लिए। मेंशन एनी 2 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दैट मेक इंडिया सेक्युलर स्टेट। बिल्कुल, हमारी कंट्री में है सेक्युलर स्टेट इसलिए क्योंकि हमारा कोई भी नेशनल धर्म नहीं है, कोई भी इंसान कोई भी धर्म को फॉलो कर सकता है, कोई भी धर्म से शिफ्ट कर सकता है, या तो कोई धर्म फॉलो नहीं करना तो वो भी नहीं कर सकता है, उसकी मर्जी जैसा वो करना चाहे। When we speak of gender divisions, we usually refer to biological difference between men and women। बिल्कुल, जेंडर डिवीजन यानी कि मेन एंड women का भेदभाव, बायोलॉजिकल डिफरेंस। ए इन इंडिया सीट्स आर रिजर्व फॉर women ओनली इन लोक नहीं स्टेट भी नहीं, पंचायती राज बॉडीज यानी कि लोकल गवर्नमेंट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स। वन रिलीजन इज सुपीरियर टू दैट ऑफ अदर। बिल्कुल, कम्युनल यही बोलता है। पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स कैन लिव टुगेदर हैप्पीली। बिल्कुल नहीं। फॉलोवर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन कॉन्स्टिट्यूट वन कम्युनिटी। फॉलोवर्स, हाँ बिल्कुल। स्टेट पावर कैन नॉट बी यूज टू एस्टेब्लिश द डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजियस। बिल्कुल नहीं। ए एंड सी सही है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज रॉन्ग? प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। बिल्कुल। गिव ऑफिशियल स्टेटस टू वन रिलीजन। बिल्कुल भी नहीं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक रिलीजन को ऑफिशियल स्टेटस नहीं दिया, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गई। सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन डैश अ पिक्यूलर टू इंडिया। इंडिया में मेनली कौन सा सोशल डिवीजन देखा जाता है जो बाकी देशों में नहीं देखा जाता? वो है हमारा कास्ट के बेस में डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ और सिर्फ इंडिया में देखा जाता है और कहीं नहीं। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हम लिख लेंगे 1, 2, 3 and 4 एंड हम देखेंगे पर्सन हु बिलीव इन इक्वल राइट ऑफ मैन एंड वीमेन। ऑफकोर्स मैन एंड वीमेन को इक्वल कौन बताता है? फेमिनिस्ट यानी कि बी। अ पर्सन हु सेज दैट रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ कम्युनिटी। जो इंसान कहता है जो रिलीजन है ना वही प्रिंसिपल बेसिस है कम्युनिटी का, वो आई थिंक सो कास्ट। एक सेकेंड का हो जाएगा, सेकेंड का आई थिंक सो ए। हाँ, सेकेंड का ए। थर्ड का देखेंगे, अ पर्सन हु थिंक्स दैट कास्ट इन द कास्ट का आ गया वर्ड और कास्टिस दिख ही रहा है आपको, लगा दो डी। फोर्थ ऑफ कोर्स सेक्युलरिस्ट, जो एक भी इंसान बिल्कुल भी एक दूसरे के रिलीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, नहीं। BADC कहाँ दिख रहा है? ये रहा हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट। आगे बढ़ेंगे। थैंक यू आ गया है, मतलब हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। बहुत ईजी तो नहीं कहेंगे, इस चैप्टर को थोड़ा टफ था समझने के लिए। आई होप अगर आपको एक बार में नहीं समझ आया तो वीडियो रिवाइंड करो, तो आपको एक और बार देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। एंड अगर फिर भी कुछ ना आए तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, आई विल क्लियर योर डाउट। कमेंट आप अच्छी तरीके से करेंगे ना तो आई विल श्योरली क्लियर योर डाउट। मैं एक एक कमेंट को पढ़ता हूँ। एंड वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को, ताकि अभी प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स आने वाले हैं वो भी पढ़ाई कर सकें एंड आप ही की तरह अच्छे मार्क्स से पास हो सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।